तो आज हमें जानना है समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र क्या होता है, इसका अर्थ क्या है और इससे संबंधित प्रश्न क्या है, इसके बारे में। तो पिछले क्लास में हमने जाना था कि यदि ये विद्युत क्षेत्र इसे विद्युत क्षेत्र माना गया और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ धनावेश और इधर ऊपर ऋणावेश। इसमें अगर कोई एक द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा गया है, अर्थात द्विध्रुव यहाँ पर माइनस क्यू आवेश मान लें, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, तो ये द्विध्रुव का जो अक्ष है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा P सदिश, तो यह विद्युत क्षेत्र रेखा से थीटा कोण पर रखा गया है। तो हमने पाया था कि माइनस क्यू आवेश चूंकि धन प्लेट की ओर आकर्षित होगा और इस पर QE बल आरोपित हो रहा था जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, और प्लस क्यू आवेश पर ऊपर की ओर बल लग रहा था ऋणावेशित प्लेट की ओर, और परिमाण में तो दोनों बल समान था क्योंकि आवेश भी दोनों परिमाण में समान है, लेकिन दिशा में विपरीत है और भिन्न भिन्न रेखा पर कार्य कर रहा है। माइनस क्यू आवेश पर कार्यरत बल की रेखा या दिशा इधर है, इस रेखा पर काम कर रही है, और जबकि प्लस क्यू पर इस रेखा पर। इस कारण ये दोनों बल इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं, अर्थात बल आघूर्ण आरोपित करते हैं एवं इसे विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखना चाहते हैं, और इस द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आघूर्ण का मान टाउ बराबर PE sin थीटा, जो कि हमने पिछले क्लास में प्राप्त किया था, हमें मालूम है। माना कि यह कोई वस्तु है जिस पर गुरुत्व बल की दिशा नीचे की ओर आरोपित है, यह वस्तु को नीचे की ओर खींचना चाहती है, लेकिन यदि इस वस्तु को गुरुत्व बल के विरुद्ध ऊपर की ओर ले जाया जाए, गुरुत्व बल के विरुद्ध ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो इस वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। उसी प्रकार यदि यहां पर देखा जाए, इस स्थिति में देखा जाए, तो विद्युत क्षेत्र इस द्विध्रुव पर बल आघूर्ण आरोपित करती है और इसे घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाना का प्रयास करती है और इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश रखना चाहती है। लेकिन यदि हम बाह्य बल आरोपित करके, बाह्य बल आघूर्ण आरोपित करके यदि इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत अर्थात घड़ी की दिशा में घुमा दें, किसी कोण पर रखें, तो इस द्विध्रुव में कार्य करना पड़ेगा और उस कार्य के कारण इस द्विध्रुव में ऊर्जा संचित होगी जो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, क्योंकि हम यहां पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो चलिए यहां संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो यहां हम मानते हैं कि कोई एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश, और इसे विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर। तो हमें मालूम है कि विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण आरोपित करता है और जिसकी दिशा घड़ी की दिशा के विपरीत होती है, घुमाने का प्रयास करता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश रखना चाहता है, जिसका मान ज्ञात है, जिसे हमने पिछले क्लास में ज्ञात भी किया था, टाउ इक्वल्स टू PE sin थीटा। ये बल आघूर्ण का मान मिल गया। यदि हम इस द्विध्रुव को घड़ी की दिशा के अनुदिश अल्प कोण d थीटा से घुमाएं, अगर हम घड़ी की दिशा के अनुदिश अल्प कोण d थीटा से घुमाते हैं तो हम किसके विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल आघूर्ण की दिशा के विपरीत कार्य किया जा रहा है, क्योंकि यह चाहता है घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाना, इधर घुमाना और घड़ी की दिशा के अनुदिश रखना। हम इसे घड़ी की दिशा के अनुदिश घुमा रहे हैं, इसके विपरीत, और कितने कोण से घुमाया गया? अल्प कोण d थीटा से। तो किया गया जो अल्प कार्य होगा, तो अल्प कार्य बराबर बल गुना विस्थापन,
तो यहां पर बल, रैखिक बल तो आरोपित नहीं हो रहा है, यहां पर बल के स्थान पर बल आघूर्ण घुमाने वाला बल आरोपित हो रहा है। तो बल के स्थान पर टाउ बल आघूर्ण, और विस्थापन के स्थान पर यहां पर हमने इसे अल्पकोण डी थीटा से विस्थापित किया है। तो ये टाउ डी थीटा, डी डब्ल्यू बराबर टाउ, टाउ के स्थान पर सीई साइन थीटा और डी थीटा। इसे मान लिया समीकरण 1। यदि इस द्विध्रुव को प्रारंभ में θ1 कोण पर स्थित था, मान लिया कि किसी कोण पर था, θ1 कोण पर, और बाद में इसे θ2 कोण पर विस्थापित किया गया, तो यदि इस द्विध्रुव को प्रारंभ में θ1 कोण से θ2 कोण तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध घुमाया गया, तो इसमें किया गया कुल कार्य कितना होगा उसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए यहां पर हम एक कथन लिखते हैं, यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जाता है, तो किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य बराबर, तो कुल कार्य ज्ञात करना है तो इसे समीकरण 1 को समाकलन करना होगा। तो dw का समाकलन, और इधर भी CE sin थीटा डी थीटा, इसमें भी समाकलन का चिन्ह लगा दिया। थीटा में परिवर्तन कहां से कहां है, तो θ1 से θ2, तो θ1 से θ2। तो इसे हमें याद रखना है, dx का समाकलन x होता है और sin थीटा का समाकलन माइनस cos थीटा होता है। तो dx का समाकलन x और sin थीटा डी थीटा का समाकलन माइनस cos थीटा। चलिए इसे करते हैं। तो dw का समाकलन w, जैसे dx का समाकलन x बराबर, जो कांस्टेंट है तो p और e कांस्टेंट है, क्योंकि e भी समरूप विद्युत क्षेत्र माना गया, तो दोनों को बाहर ले लेते हैं, और समाकलन होगा sin थीटा डी थीटा PE, sin थीटा का समाकलन माइनस cos थीटा। यहां पर लिमिट भी था, तो θ1 से θ2, यहां पर भी लिमिट θ1 से θ2। माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस PE, तो यहां पर cos थीटा बचे। लिमिट बैठाने का तरीका यह है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट θ2, लोअर लिमिट θ1, किस पर बैठेगा, थीटा पर, क्योंकि थीटा में परिवर्तन हो रहा है। तो अपर लिमिट cos θ2 माइनस लोअर लिमिट cos θ1। यह जो किया गया कार्य हुआ, तो यह कार्य हमने क्या किया, किसमें किया, द्विध्रुव को शुरू में अगर ये θ1 कोण पर था और उसे बाद में θ2 कोण पर घुमाया गया विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य है यही द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यही स्थितिज ऊर्जा है या विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो स्थितिज ऊर्जा या विद्युत स्थितिज ऊर्जा कार्य के ही समान है, माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। इसे हमें याद रखना है, यह सूत्र। चलिए अभी हम विशेष स्थितियों को देखते हैं। विशेष स्थितियां। पहला, यदि माना
कि प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के ही दिशा के अनुदिश। मान लिया प्रारंभ में ये जो द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के ही अनुदिश था, तो θ1 का मान 0 डिग्री, और बाद में हमने इसे किसी कोण पर रख दिया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, किसी भी कोण पर रख दिया, तो θ2 का मान कुछ भी हो सकता है, तो थीटा मान लिया। तो इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा इससे ज्ञात कर सकते हैं, U बराबर -PE cos θ2 के स्थान पर थीटा माइनस cos θ1 के स्थान पर 0 डिग्री। तो U बराबर -PE cos थीटा माइनस cos 0 डिग्री का मान 1। तो ये मान प्राप्त होगा। चलिए अब यदि दूसरी स्थिति में आते हैं, चलिए अभी हम दूसरी स्थिति को लेते हैं। मान लिया दूसरा स्थिति में यदि विद्युत द्विध्रुव प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, अगर यह विद्युत क्षेत्र के प्रारंभ में लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री, तो प्रारंभ में θ1 का मान 90 डिग्री, प्रारंभ मतलब θ1, और बाद में इसे किसी कोण पर रख दिया गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, किसी भी कोण पर, थीटा कोण पर रख दिया गया, तो θ2 का मान थीटा मान लिया। तो प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र के लंबवत था विद्युत द्विध्रुव, और बाद में इसे किसी भी कोण थीटा पर रख दिया गया। तो स्थितिज ऊर्जा इसका सूत्र ज्ञात है हमें, U बराबर -PE cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ2 के स्थान पर थीटा माइनस cos θ1 के स्थान पर 90 डिग्री। तो U बराबर -PE cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री का मान 0। U बराबर -PE cos थीटा, चूंकि स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है तो U बराबर -P सदिश डॉट E सदिश, ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसका मात्रक जूल होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा या किसी भी प्रकार का स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चलिए अभी नोट में एक चीज को याद रखना है, अगर किसी प्रश्न में सिर्फ एक कोण का मान दिया हुआ है, मान ले दे दिया 60 डिग्री, और कहता है यह प्रश्न ऐसा कि यदि कोई द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री पर रखा गया है तो विद्युत द्विध्रुव में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करें, जबकि हमें ज्ञात है कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र तो -PE cos θ2 माइनस cos θ1 यह होता है। तो यहाँ तो θ2 भी है, θ1 भी है, तो इसे θ1 के स्थान पर रखें कि θ2 के स्थान पर, तो यह समस्या उत्पन्न होती है। तो हमें याद रखना है कि जब भी सिर्फ एक कोण का मान प्रश्न में दिया हो तो दिया हुआ कोण का मान को θ2 के स्थान पर रखना है, और θ1 को 90 डिग्री लेना है। ये 90 डिग्री क्यों लेना है, इसलिए लेना है क्योंकि θ1 को जैसे ही हम 90 डिग्री लेंगे तो cos 90 डिग्री का मान 0, और cos θ1 अर्थात वह विद्युत द्विध्रुव की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है। तो यह मानकर चला जाता है कि प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति 0 स्थितिज ऊर्जा की थी, और बाद में उसमें कुछ स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। तो इसलिए θ1 के स्थान पर 90 डिग्री माना जाता है, और θ2 के स्थान पर 60 डिग्री। फिर से मैं दोहराता हूं, अगर किसी प्रश्न में सिर्फ एक कोण का मान दिया हो तो प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव को 0 स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में माना जाता है, और 0 स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में मानने के लिए θ1 का मान को 90 डिग्री माना जाता है, और जो दिया हुआ कोण है उसे θ2 के स्थान पर रखा जाता है। इसे याद रखना है। मान लिया कोई एक प्रश्न ऐसा है जिसमें द्विध्रुव की लंबाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर,
और उस विद्युत द्विध्रुव को यहां पता चल रहा है 30 डिग्री के कोण पर रखा गया। तो विद्युत क्षेत्र से यह 30 डिग्री का कोण बनाता है, ऐसा कहा गया। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान दिया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, और विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, चूंकि हमें मालूम है विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण का अनुभव करता है, तो यहाँ बल आघूर्ण का मान दिया हुआ है 10√3 न्यूटन मीटर। तो हमें दो चीज ज्ञात करना है, आवेश का मान, द्विध्रुव में आवेश का मान, और द्विध्रुव में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करें? उससे सबसे पहले तो ये जो सेंटीमीटर में है उसे मीटर में बदलते हैं, तो 2 × 10⁻² मीटर। यहां पर हमें ज्ञात था कि जब भी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह बल आघूर्ण का अनुभव करता है, और बल आघूर्ण का सूत्र टाउ बराबर PE sin थीटा, जहां P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q × 2A E sin थीटा। तो हमें तो Q का मान ज्ञात करना है, आवेश का मान, तो Q बराबर टाउ बट्टा 2A E sin थीटा। Q बराबर टाउ का मान दिया है 10√3 बट्टा 2A का मान 2 × 10⁻² E विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 10⁵ और साइन 30 डिग्री। अब इसे हल करते हैं, तो Q बराबर 10√3 बट्टा 2 × 10⁻² -2 × 10⁵ साइन 30 डिग्री 1/2। तो जब इसे हल किया जाता है तो इसका मान √3 × 10⁻² कूलम होता है, क्योंकि हमें मालूम है आवेश की मात्रा कूलम। तो एक चीज तो हमें ज्ञात हो गया, Q आवेश का मान, तो आवेश का मान मिला √3 × 10⁻² कूलम, एक चीज। अब दूसरा चीज ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा, U का मान क्या होगा। चलिए इसे भी ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात किया था, U बराबर -PE θ1, U बराबर -P, P के स्थान पर P, तो P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो द्विध्रुव आघूर्ण को Q × 2A लिखा जाता था। E विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब यहाँ पर समस्या यह है, कोण का मान तो 1 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर θ1 भी है, θ2 भी है। तो हमने क्या सीखा था, अगर सिर्फ एक कोण का मान दिया हो तो θ1 अर्थात विद्युत द्विध्रुव को प्रारंभ में शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति में माना जाता है, अर्थात θ1 के मान में को कितना माना जाएगा 90 डिग्री, और जो दिया हुआ कोण का मान है उसे θ2 के स्थान पर रखा जाता है। चलिए रखते हैं, तो cos θ2 के स्थान पर 30 डिग्री और माइनस cos θ1 के स्थान पर 90 डिग्री। Q बराबर Q बराबर आवेश का मान ज्ञात है √3 × 10⁻² 2A, द्विध्रुव की लंबाई 2 × 10⁻², विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान 10⁵, cos 30 डिग्री √3/2 और cos 90 डिग्री 0, और जब इसे हल किया जाता है तो पाया जाता है -30 जूल। तो हमें दोनों चीज ज्ञात होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा और आवेश का मान।